हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेरियन सी के बारे में। मेडिटेरियन सी को जब आप व्यू करोगे तो आप पाओगे कि मेडिटेरियन सी सर्दर्न यूरोप कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के द्वारा आपस में घिरा हुआ है। मतलब ये सारी कंट्री चारों तरफ से हैं और बीच में है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके नाम को अगर हम देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर बनाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये है ग्रीस, फिर है अल्बानिया, फिर है मोंटेनिग्रो, यहाँ पर है बोस्निया, ये है क्रोएशिया, इसके बाद में इटली, यहाँ पर ये है फ्रांस, फिर स्पेन, इसके बाद में यहाँ आप देखोगे तो ये मोरक्को, ये है अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। और यहाँ पर जब आप इजिप्ट के बाद में, इजिप्ट का आपको पता है कि इजिप्ट के बीच में से यहाँ से स्वेज कैनाल बनाई गई है। जो स्वेज कैनाल है वो यूरोपियन कंट्रीज से अगर एशियन कंट्रीज में कोई भी सामान आना होता था, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर भेजना होता था, तो उसके लिए पहले जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको घूम करके शिप आती थी, जिसकी वजह से जो टाइम है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होता था, जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होता था और रिसोर्सेज भी ज़्यादा खर्च होते थे। जब से स्वेज कैनाल बनाएगी, जो ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रास्ता हो गया है। तो इजिप्ट के बीच में स्थित है, इजिप्ट कंट्री में ही सिचुएटेड है स्वेज कैनाल। अभी स्वेज कैनाल काफ़ी न्यूज़ में भी थी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप है वो यहाँ फंस गया था, जिसकी वजह से ट्रेड काफ़ी इफेक्ट हुआ था। तो ये इजिप्ट है। इसके बाद में वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्री, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इजराइल है, उसके बाद लेबनान, फिर सीरिया और फिर टर्की। टर्की जो है वो एशिया में भी है और यहाँ पर देखिए आप यूरोप में भी सिचुएटेड है। बीच में इसके है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा के द्वारा ये दोनों आपस में डिवाइडेड हैं, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की। अंकारा जो है वो टर्की की जो कैपिटल अंकारा है वो एशियन पार्ट में सिचुएटेड है, और टर्की का एक बहुत बड़ा सिटी है इस्तांबुल, जो यूरोपियन पार्ट में सिचुएटेड है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने कंट्रीज के बारे में देखा कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर बनाती हैं। अब यहाँ पर मेडिटेरियन सी के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे सी हैं, उनके बारे में हम अच्छे से व्यू कर लेते हैं। देखो ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी में बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे सी हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक एक सी को बारे में देखें तो यहाँ पर है अल्बोरान सी। अल्बोरान सी ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीकन कंट्री में मोरक्को और यहाँ पर स्पेन, इन दोनों के बीच में अपनी मतलब दोनों को अलग करता है और मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर जिब्राल्टर एक छोटा सा टेरिटरी है, वो यूके की टेरिटरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सी हो गया अल्बोरान सी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो बेलेरिक सी, ये है बेलेरिक सी। यहाँ पर लिगुरियन सी, ठीक है, टिरहेनियन सी, ये वाला एरिया देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ सिसिली है, स्ट्रेट ऑफ सिसिली। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ ट्यूनिस, गल्फ ऑफ गैबेस, गल्फ ऑफ सिड्रा, स्ट्रेट ऑफ मेसिना है, यहाँ पर आउनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, फिर ये है एजियन सी। तो अगर आप देखोगे तो मेडिटेरियन सी ऑफ मरमरा आपस में कनेक्ट करता है ब्लैक सी को और मेडिटेरियन सी को। तो यहाँ पर एजियन सी है और सी ऑफ मरमरा के बीच में जो स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं डार्डानेल्स स्ट्रेट। इसके बाद में सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी आपस में कनेक्टेड है बोस्पोरस स्ट्रेट के द्वारा। तो ये जो नाम है डार्डानेल्स स्ट्रेट और बोस्पोरस स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। इसके बाद में ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पर सी ऑफ अजोव भी सिचुएटेड है। ओके, तो ये
मेडिटेरियन सी के छोटे छोटे पार्ट हैं जिनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री भी है जिसका नाम है साइप्रस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो सी हैं वो मेडिटेरियन सी के पार्ट हैं। तो ये जो सारे जो सी हैं उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। मैप को आप जब भी बार बार व्यू करोगे तो ये सारे नाम आपको याद रहने लग जाएंगे। अब देखो, जब हमने सी की बात की है, मेडिटेरियन सी की बात करती है, तो इस वाले एरिया में आपको पता होना चाहिए कि कौन से सी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ आपको सिचुएटेड पता होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेरियन सी वाला जो रीजन है ना वो यूपीएससी का स्पेशली बहुत ही फेवरेट रीजन है। इसको लेकर के काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर सी ऑफ मार्मरा हमने देखा था, फिर ब्लैक सी है, ब्लैक सी के यहाँ पर सी ऑफ अजोव है, ये कैस्पियन सी हो गया, और ये अरल सी। अरल सी के बारे में आपको पता है कि क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा ये है, इसकी जो स्थिति है, सिचुएशन जो है चेंज हो रही है, मतलब श्रिंक होता जा रहा है। जो इसकी नेचुरल एरिया था उसमें काफ़ी कम गिरावट आई है, काफ़ी कम एरिया में फैल गया, मतलब पहले ज़्यादा फैला हुआ था, अब बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इसके आसपास वाले एरिया में, जिसकी वजह से अरल सी में जो पानी है, वाटर है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और पानी की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो अरल सी है वो काफ़ी श्रिंक हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे सी हैं, हम इनके नाम एक बार देख लेते हैं। आपको बार बार क्या करना है, इन नाम के कंपैरिजन करना है, बार बार इनको व्यू करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, अरेंजमेंट पूछ लेंगे कि नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करो, या ईस्ट टू वेस्ट इनको अरेंज करो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। सबसे पहले चुक्से सी है, यहाँ पर बेरिंग सी है, गल्फ ऑफ अलास्का, ब्यूफोर्ड सी, हडसन बे, ये जो हडसन बे है वो कैनेडियन सिल्ड के बीच में स्थित है, बैफिन बे, लेब्राडोर सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेरेगोसो सी, ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है कैरेबियन सी, ये कैरेबियन सी, और यहाँ पर छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको कैरेबियन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप साउथ अमेरिका के पास में आओगे तो यहाँ पर है स्कोशिया सी, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये अंटार्कटिका कंटिनेंट है, यहाँ पर वेडेल सी भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आप देखिए, गल्फ ऑफ गुयाना, ये स्वेज कैनाल से रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने की काम करते हैं स्वेज कैनाल, ये है रेड सी। यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर बाब अल मंडब स्टेट है जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में कनेक्ट करती है। ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर मेडिटेरियन सी के पास में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डेड सी है, ओके, ये वाला रीजन हमने अच्छे से व्यू किया। अब यहाँ पर देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, जावा सी, फ्लोरेस सी, तिमोर सी, अराफोरा सी, कोरल सी, और यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सी। ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसको लेकर के भी मैप बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साउथ चाइना सी में आज के जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे द हिंदू, उसमें साउथ चाइना सी न्यूज में है, तो इसके बारे में अच्छे से वहाँ पर हम व्यू कर लेंगे। यह है फिलीपीन सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑक्सॉक, ये है बेरिंग सी, ओके, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। जो अर्थ को, ये जो मैप है इसको इस तरीके से इसलिए दिखाया गया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अगर हम और अच्छे से देखें तो जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, तो ये वाला एरिया यहाँ से कनेक्टेड है। ईस्ट साइबेरियन सी, ओके, लेप्सेव सी, कारा सी, बेरेंट सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, वाइट सी, बाल्टिक सी, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ से आर्कटिक सर्किल गुजरता है और आर्कटिक सर्किल नॉर्वेजियन सी और वाइट सी से आपस में पास होता है। यहाँ पे हमने प्राइम मेरिडियन की बात की थी, और प्राइम मेरिडियन में हमने डिस्कस किया था कि मेडिटेरियन सी से गुजरता है, उसके बाद में नॉर्थ सी, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, उससे गुजरता है, नॉर्वेजियन सी से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, मैप के बारे में, मेडिटेरियन सी के बारे में। अब देखो इक्वेटर से कौन कौन से सी ऊपर सिचुएटेड है, कौन कौन से सी नीचे सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रही है, तो कौन कौन से जो सी हैं उसके ईस्ट में हैं, कौन से सी वेस्ट में हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनको आधार मान करके, स्पेशली ये पॉइंट होते हैं, इनको आधार मान करके मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं।
अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज कर्नाटका सीएम को लेकर के हैं। नए सीएम वहाँ के बसवराज बोम्मई होंगे। ये जो बसवराज बोम्मई हैं वो एसआर बोम्मई के बेटे हैं। एसआर बोम्मई और बसवराज बोम्मई वहाँ के रेगुलर मतलब बाप और बेटी, सन, फादर एंड सन, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसडी देवगौड़ा और एसडी कुमारस्वामी, वो भी फादर एंड सन की जोड़ी जो चीफ मिनिस्टर के रूप में रही हुई है। तो यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये एसआर बोम्मई जो केस है, आपने न्यूज़ सुना होगा, नाम जब पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो एसआर बोम्मई केस के बारे में आप काफ़ी सुनते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था इस केस में। देखो 1988 की बात है कि कर्नाटका में सरकार बनती है, और जब कर्नाटका में सरकार बनती है तो वहाँ पर एक तरीके से कोएलिशन की सरकार बनती है। एसआर बोम्मई को वहाँ पर सीएम बनाया जाता है। बहुत सारे जो विधायक हैं वो एसआर बोम्मई को एक तरीके से समर्थन देते हैं, लेकिन बाद में वो अपने समर्थन को वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से एसआर बोम्मई की जो सरकार है वो वापस गिर जाती है। लेकिन जिन विधायकों ने, जिन लेजिस्लेचर्स ने वापस अपना नाम लिया था, वो बाद में बोलते हैं कि हमारे फर्जी नाम साइन करके इस सरकार को गिराया गया, हम लोग जो है वो एसआर बोम्मई को समर्थन करते हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलता है कि जब भी आप किसी स्टेट में आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल का यूज़ करोगे, तो प्रेसिडेंट रूल का जो यूज़ है वो आप जिन भी कारणों के आधार पर उस आर्टिकल का यूज़ कर रहे हो, उसको जुडिशियल रिव्यू करने का हक है सुप्रीम कोर्ट के पास में। वो जो भी कारण हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जब भी किसी पार्टी के पास में, किसी सरकार के पास में मेजॉरिटी है या नहीं, इसको आप जो आपका गवर्नर का हाउस होता है ना, वहाँ बैठ के डिस्कस नहीं किया जा सकता। गवर्नर वहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी सरकार के पास में मेजॉरिटी है या नहीं है। जो भी वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर जाकर के मेजॉरिटी को डिस्कस किया जाएगा। अगर वहाँ पर मेजॉरिटी डिस्कस होती है तो सरकार बनी रहेगी, और नहीं होती है तब जाकर के आर्टिकल 356 के बारे में सोचा जा सकता है। मतलब मेजॉरिटी का निर्णय लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए, ना कि गवर्नर हाउस में। ओके, तो ये एसआर बोम्मई केस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, असम और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का हम मैप देखें तो असम और मिजोरम के बीच में आपको क्लैश देखने को मिल रहा है। इस क्लैश की अगर आप बात करें तो बोला जाता है कि काफ़ी लंबे समय से, बहुत पुराने समय से एक क्लैश है, और लगभग 165 किलोमीटर जो लंबी बॉर्डर है इनके बीच में, उसी में सेम इस बॉर्डर में ये प्रॉब्लम है। ये बोला जाता है कि मिजोरम जब से लुसाई हिल्स, बहुत पहले मिजोरम को लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, और ये वाला एरिया जब असम का पार्ट था और बाद में जब इसको अलग किया गया, तभी से ही ये इशू चलता आ रहा है। थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री देखेंगे। 1875 मतलब हमारे ऊपर जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और उस नोटिफिकेशन में जो लुसाई हिल्स मतलब प्रेजेंट में जो मिजोरम है वहाँ पर पहले लुसाई हिल्स थी, तो लुसाई हिल्स को अभी भी है लुसाई हिल्स, मतलब पहले इसको लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। तो लुसाई हिल्स वाला जो रीजन है उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद में 1933 में फिर से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और उसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच में एक सीमा बना दी जाती है। मतलब पहले जो पूरा एरिया है वो मिजोरम वाला एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कुछ पार्ट जो है वो आसाम में भी मिला दिया जाता है। अब इसी को लेकर के प्रॉब्लम है। जो प्रेजेंट टाइम में जो बॉर्डर है उसको माना जाता है 1933 वाले नोटिफिकेशन के आधार पर, लेकिन यहाँ पर मांग की जा रही है कि 1875 का जो नोटिफिकेशन है उसी को आधार माना जाए, उसी के आधार पर जो और रीजन है वो मिजोरम में शामिल किया जाए। देखो ये जो क्लैश हुआ ना आसाम और मिजोरम बॉर्डर में, ये कोई नई बात नहीं हो सकता है स्टेट में ऐसा क्लैश हो भी जाए, बॉर्डर इशू हो भी जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए कि मिजोरम में जिन भी लोगों ने अटैक किया आसाम की सेना के, आसाम की आर्मी के ऊपर, वहाँ के पुलिस के ऊपर, उसके बाद में वीडियो वायरल हुए कि वो जो मिजो फोर्सेज हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रही थी। तो ये चीज़ें जो है ना वो हर्ट करने वाली हैं हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब ऐसे अगर एक्सट्रीमिज्म इंडिया में बढ़ते रहे तो इंडिया की सिक्योरिटी को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो
किसी भी स्टेट का नाम, उसकी बाउंड्री, कौन सा एरिया किसी स्टेट में शामिल होना है, वो आर्टिकल 3 के तहत सेंटर के पास में पावर है। यही तो बात है जो डिसाइड करता है कि इंडिया में फेडरलिज्म होने के बाद में भी जो स्टेट है उनके पास में खुद की पावर नहीं है कि खुद का नाम चेंज कर सके, खुद की बॉर्डर बना सकें, और सेंटर के चाहे स्टेट के पास पावर नहीं हो, कम से कम सेंटर इनके साथ कंसल्ट तो करे। लेकिन कंसल्ट भी करता है, और अगर स्टेट कुछ बोलते भी हैं तो जरूरी नहीं है सेंटर उसको माने। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट जब चाहे, आसाम ने तो ये बोला है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाए हैं वो हमने माने हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉर्डर को सेफ करते हैं। तो ये इशू है, हम सिक्योरिटी के हिसाब से भी इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से इंडिया के लिए काफ़ी मेजर इशू सामने आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में मिनिस्टर किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें 21.5 मिलियन जॉब जो है वो लॉस हो गई। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी जो आजीविका का साधन है उसको खोया। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कोविड की वजह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे। बंद रहने से ना सिर्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू की कम प्राप्त हुआ, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट गाइड, बहुत सारे वेंडर्स जो यहाँ पर अपना लाइवलीहुड्स के लिए कमाते थे, उन लोगों की जॉब भी चली गई। यहाँ पर अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 की जो डाटा है उसके बारे में बताया गया है कि 21.5 मिलियन जो वर्किंग लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया। देखो ये जो डाटा है वो आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हो कि कोविड की वजह से किस किस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कोविड के दौरान 2019 में 10.93 मिलियन जो लोग हैं वो विदेश से इंडिया में घूमने आए। 2020 में 2.74 मिलियन लोग ही इंडिया में आते हैं और जून 2021 तक अभी इस साल में 0.42 मिलियन लोगों ने ही इंडिया में विजिट की है। इसके अलावा ना सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनकी कमी आई, बल्कि जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। 2019 से 2020 में अगर कंपैरिजन आप करोगे तो 2019 में 2321 लगभग मिलियन लोग इंडिया में विजिट करे एक जगह से दूसरी जगह, और 2020 में 610 मिलियन लोगों ने ही विजिट की है, घूमा है इंडिया के अदर प्लेसेज को। तो ये काफ़ी मेजर इशू है, कोविड की वजह से जो हर एरिया है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, धोलावीरा में गुजरात में जो धोलावीरा साइट है, यहाँ पर हड़प्पन साइट की है ये धोलावीरा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में डाल दिया गया है। देखो अभी यहाँ पर आपने देखा कि तेलंगाना का जो रमप्पा टेम्पल है, रमप्पा के टेम्पल को बनाने वाले के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है रमप्पा टेम्पल। और ये जो रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को ने अनाउंसमेंट किया था और अपनी हेरिटेज लिस्ट साइट में डाला था, सेम उसी तरीके से धोलावीरा को भी डाला गया है। अब इंडिया की 40 इंडियन साइट जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई हैं। धोलावीरा के बारे में बात करें तो ये एक रिमार्केबल एंशियंट सिटी है। यहाँ पर साउथ एशिया में वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट के रूप से इसको जाना जाता है, और 3 से 2 BC के बीच में इसको डिस्कवर्ड, मतलब ये माना जाता है इसकी जो डेटिंग, इस समय जो यहाँ लोग रहते थे वो ये टाइम एरा था। 1968 में इसको डिस्कवर्ड किया गया। यहाँ पर बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या दे देंगे आपको, पूछ लेंगे, जैसे ये जो इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी हड़प्पन साइट से ये मिलते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म, एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल बरियल स्ट्रक्चर। इन चीज़ों को पूछ लेंगे कि कौन सी हड़प्पन साइट से ये रिलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो धोलावीरा साइट में मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप बात करोगे तो इंडिया में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, जैसे कि धोलावीरा, सुरकोतड़ा, यहाँ पर अगर हम बात करें कालीबंगा, बनवाली और यहाँ पर राखीगढ़ी, ये सारे जो एरिया हैं, सिसवाल हो गया, सोठी हो गया, ये सारे जो एरिया हैं वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज साइट को अगर प्रिजर्व किया जा रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट
के लिए कुछ लोगों ने मूव किया है। मूव करने का काम ये है कि जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका यूज़ किया गया है बहुत सारे लोगों की जो पर्सनल जानकारी है उनको निकालने के लिए, जैसे कि इसमें जर्नलिस्ट, लॉयर्स, मिनिस्टर्स, अपोजिशन पॉलिटिशियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़, इसके अलावा फॉर्मर और सिटिंग जज भी इसमें शामिल हैं। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है वो भी खतरे में है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोविड की वजह से जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है पेंडेमिक की वजह से, लगभग 75,000 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हों की लाइफ इफेक्ट हुई है। जो लोग जिनकी लाइफ इफेक्ट हुई है वो बाद में उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो रैकेट हैं उनमें वो विक्टिम्स बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हमारा पीएम केयर्स फंड है उसके तहत उसमें जो भी पैसा है उसको यूज़ किया जाए चिल्ड्रंस को एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ देने के लिए। नेक्स्ट न्यूज यहां देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और उसमें ये बोला गया कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पब्लिक हेल्थ सेक्टर में इनएडेक्वेट जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल थी, मतलब पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को एक्सपेंसिव प्राइवेट केयर में जाना पड़ा। और जब वो उसकी तरफ जाए तो जो राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट के तहत जो आता है, राइट टू लाइफ के तहत जो आता है, उसको छीनने की कोशिश की गई है। मतलब वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी वर्क नहीं किया, लोगों को जाना पड़ा प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। एक तो कोविड की वजह से वैसे ही हालत ख़राब और दोबारा से जो हेल्थ को सेव करने के लिए उनकी जेबों के ऊपर, उनकी जो पॉकेट्स हैं उन पर और ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो गया। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट से जो भी बातें आती है ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, ये पिटीशन फाइल की जाती हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली को ये नोटिस दिया है कि जो भी होमलेस लोग हैं, मतलब जिनके पास घर नहीं है, जैसे बेगर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मांगने का, बेगिंग का वर्क करते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो अगर इन लोगों में कोविड हो जाता है तो कोविड में क्या बोला जाता है कि अपने आप को सेफ करो, अपने आप को अलग करो। तो जिनके पास घर ही नहीं है वो कहाँ से अपने आप को अलग करेंगे सारे लोगों के साथ में। तो ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है बल्कि हमारी जो अदर पॉपुलेशन है उसके लिए भी खतरा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को वर्क करना होगा, इन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाए और उनको वैक्सीन की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। साउथ चाइना सी को लेकर के यूएस ने बोला है कि चाइना जो क्लेम करता है ना साउथ चाइना सी के ऊपर, इसको लेकर के कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में कोई इंटरनेशनल लॉ लगा हुआ है और उसमें एक क्लेम किया गया कि अरे नहीं ये तो चाइना का पार्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। साउथ चाइना सी सिर्फ और सिर्फ अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है क्योंकि इस एरिया में काफ़ी रिसोर्सेज हैं और जहाँ भी रिसोर्सेज क्रिएट होते दिखते हैं वहाँ पर चाइना अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यह है प्रतास आइलैंड, ओके। ये लुजोन स्टेट है, लुजोन स्टेट यहाँ पर फिलीपींस का एक मेजर पार्ट है, मेजर आइलैंड है लुजोन, उसी के नाम पर है ये लुजोन स्टेट। तो ये प्रतास आइलैंड, ये है पारासल आइलैंड, ठीक है। यह है साउथ चाइना सी। यहाँ है स्प्रेटली आइलैंड्स, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। और यहाँ पर है सुलू सी, क्या नाम है, सुलू सी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है कैपुलेनियन नेटुरा, कैपुलेनियन नेटुरा। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर चाइना है, ताइवान है, ये है वियतनाम और ये है फिलीपींस, ये मलेशिया हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है। आपको ये बताना है कि साउथ चाइना की सी के साथ में कौन कौन सी जो कंट्री हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर भूटान को लेकर के बोला गया है कि भूटान ने सिर्फ डोनेशन के द्वारा वैक्सीन हासिल की और वैक्सीन से अपने आप की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेटेड कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिसको आप पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में ले सकते हो। पहले इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया में जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई उसके बाद में यहाँ पर जो भूटान है उन्होंने अदर कंट्रीज से भी बहुत सारी वैक्सीन को हासिल किया। नाटो के जो चीफ हैं
नाटो के बारे में बेसिक फैक्ट्स को लेकर के आपके जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कब इसको बनाया गया था, रशिया को क्यों काउंटर किया गया इसको बना करके, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाटो के चीफ ने बोला है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हम रेगुलर वर्क करेंगे। किस किस तरीके से वर्क करेंगे, वहाँ पर हम सिविलियन प्रेजेंस रखेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग करेंगे वहाँ की आर्मी की, ताकि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।